चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईकम 12th यानी कि इंटरमीडिएट फ्रॉम कॉमर्स क्लास 12th। और आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। ठीक है, तो चैप्टर 1 में पहला दिया हुआ है चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि अकाउंटिंग का मीनिंग तो पहले से जानते ही हैं, बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब हम समझ लेंगे तब हम अकाउंटिंग पर आएंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर, फिर बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हिंदी होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कंसर्न भी कह सकते हैं। कंसर्न, कंसर्न्स मतलब होता है संस्था। कंसर्न मतलब संस्था, और कंसर्न्स का मतलब हो जाएगा संस्थाएं। उसी तरह से इसको हम इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशन, इसका भी मतलब होता है संस्थाएं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न है या इंस्टीट्यूशन है, ये होता क्या है? ये ग्रुप ऑफ पर्सन which work together to achieve a common goal is called organization, or any organization has started or set up for any common purpose, यानी किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। राइट? तो यहाँ पर जो कंसर्न है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो टाइप के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? दो। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका दो टाइप है। पहला टाइप है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडिंग का मतलब हो गया ORG ऑर्गेनाइजेशन। ORG ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख ले रहे हैं। अब इसका हिंदी क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब हो गया व्यापारिक, इसको हम लोग व्यापारिक संगठन बोले। और दूसरा जो है नॉन ट्रेडिंग का मतलब हो गया गैर व्यापारिक। गैर व्यापारिक। अब जब इसका हिंदी अर्थ समझ गए हैं तो इससे पता चलता होगा कि एक ऐसा संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ट्रेडिंग करता है और एक जो ट्रेडिंग नहीं करता है। राइट? तो जो ट्रेडिंग करता है उसका मेन पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन लाभ नहीं कमाता है यानी प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं करता है, उसका मेन पर्पस होता है टू सर्व द सोसाइटी। टू सर्व द
सोसाइटी, या फिर इसका एक और वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर यानी कल्याण करना। ठीक है, अब किसका कल्याण है, तो बहुत सारे कम्युनिटी है जो पीछे है, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह से उसको, जैसे एजुकेशन में हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं। ठीक है, तो ये अब दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करता है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रॉफिट अर्न करता है वो अपना हिसाब रखेगा प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ये रखेगा हिसाब, ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं, ये अपने हिसाब से रखेगा। तो दोनों में अंतर क्या है, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, यानी ये भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो दोनों के रिकॉर्ड में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सबसे पहला, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट को जाने या नेट प्रॉफिट का पता लगाने। तीसरा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास कुछ एसेट और लाइबिलिटी होता ही है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। अच्छा, B/S लिख दिए, इसको पूरा अगर लिखा जाए बैलेंस शीट, ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट। इसका ये है, ये 3 रिकॉर्ड्स जो होते हैं इनका मेन रूप से किया ही जाता है। बट बात है अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा, ये क्या है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो इसमें पहला बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा है, इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट सब में बनता है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास वो होता ही है एसेट और लाइबिलिटी। अब इसमें बात करते हैं कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है वो ठीक है, बट ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। एक्चुअली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी वैसी संस्थाएं जो ट्रेड करके लाभ कमाता है उसको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और वैसे संगठन जो ट्रेडिंग नहीं करता है बल्कि समाज की सेवा जन कल्याण करता है, उसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। तो ये जो गैर व्यापारिक संगठन है जो व्यापार नहीं करता है, उसके बारे में एक चीज और जानते हैं हम लोग। यानी यहाँ अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ही लिखते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है इसलिए यहाँ पे लिख दिए गैर व्यापारिक, गैर व्यापारिक संगठन। अब इसी
नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हिंदी होता है अलाभकारी। अलाभकारी संगठनों का, सॉरी, अलाभकारी संगठन। इसी का दूसरा नाम होता है एक और, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले सीबीएसई बोर्ड में था, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, बट अब नहीं है। कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड में है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों लेवल के लिए एक ही रहेगा। बस उसको जिसका जिसको रिक्वायरमेंट है वो क्लास लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं गैर लाभकारी संगठन। तो ये नाम अलग अलग है, बट सबका मीनिंग क्या है, एक ही है। तब ये गैर लाभकारी संगठन जो है एक्चुअली में करता क्या है ना। इसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। ठीक है, उसी तरह से अब हम आएंगे कि इसका डिफिनीशंस क्या होता है। ठीक है, अब डिफिनीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब एक ही नाम है, मतलब नाम अलग अलग है बट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। और इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इसका मीनिंग जो है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग टाइप के रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं मेंटेन, और नॉन ट्रेडिंग में कुछ अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम लोग डिफिनीशन समझेंगे वो डायरेक्ट पीडीएफ से हम लोग समझ सकते हैं। पीडीएफ में क्लियर पता चल जाएगा, और लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, हमारा पीडीएफ फिर सामने है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि जो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत समझे हैं। अब यहाँ आते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है लिखा हुआ है कि ये एक हेडिंग है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझेंगे। एक समरी है कि कैसे हम समझ सकते हैं पूरे चैप्टर में क्या करना है क्या नहीं करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू रेंडर, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच सेटअप टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी, नॉट विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सेटअप किया गया रहता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नॉट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको अलाभकारी संगठन के नाम से भी जानते हैं। और नॉट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था के नाम से, संगठन के नाम से भी जानते हैं। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ऑन बाय एनी इंडिविजुअल और एन इंटरप्राइज। इसके पास एक अलग वैधानिक इकाई है, ठीक है, जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है, और ना ही किसी इंटरप्राइज के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जाम्पल्स है, आर स्कूल, हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटी, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, क्लब्स, ईटीसी। ये सब क्या है? हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई अब ये जो अकाउंटिंग करता है, ऊपर तो ये समझ गए कि भाई ई अकाउंटिंग, सॉरी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर the annual account reflecting the financial transaction of the organization in a summarized form for the member and government department to comply with the statutory requirement and also for seeking financial grant। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से गैर व्यापारिक, सॉरी, व्यापारिक संस्थाएं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन रखते हैं, उसी तरह से हमारे ये गैर व्यापारिक संस्था भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, ताकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका समरी के फॉर्म में हम उसको देख सकें कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और हम अपने मेंबर को भी दिखा सकें। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ये दिखाना रहता है, और ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है, वैधानिक रूप से ये आवश्यक होता है। एंड ऑल्सो फॉर सीकिंग फाइनेंशियल ग्रांट, और ये फाइनेंशियल ग्रांट्स को भी करता है, ठीक है, उसके लिए भी ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जनरली मेंटेन रेगुलर बुक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है? सामान्य तौर पर रेगुलर बुक मेंटेन करता है। अब यहाँ रेगुलर बुक जो बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, उसमें कौन कौन से है? फॉलोइंग ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, रेगुलर बेसिस पे तो वो अपने अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता ही है, लेकिन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम पे? तो डबल एंट्री सिस्टम पे। क्योंकि अकाउंटिंग के सिस्टम बहुत सारे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, कैश सिस्टम, ये 4 मेन है जो हम आपको बताए थे 11th क्लास में। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, लगे कि हाँ कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप 11th वाला क्लास भी देख सकते हैं। द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ, फाइनल अकाउंट यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में इन सबको शामिल किया जाता है। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। उसी तरह से इसका दूसरा नाम होता है आगम शोधन खाता। क्या नाम होता है? आगम शोधन खाता, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का ही दूसरा नाम आगम शोधन खाता। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका हिंदी होता है आय व्यय खाता, आय व्यय खाता। उसके बाद होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को हम लोग आर्थिक चिट्ठा के नाम से जानते हैं।
आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण के नाम से। तो ये हम लोग को पता चलेगा कि भाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीनिंग क्या है और वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कौन-कौन से अकाउंट बनाता है, जिसमें पता चला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ठीक है, इसका हिंदी है क्या कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और इसी का दूसरा हिंदी होता है आगम शोधन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आय व्यय खाता को ही आगम शोधन खाता मान लेते हैं हिंदी वाले, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक का समरी होता है, प्रिपेयर अंडर अप्रोप्रिएट हेड अलोंग विथ कैश एंड बैंक बैलेंस। ये कैश और बैंक बैलेंस के शुरू होता है इन द बिगिनिंग, यानी जो पहले में शुरुआत में जो कैश बैलेंस होता है या बैंक बैलेंस होता है उससे ये स्टार्ट होता है, एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर। मतलब ये है कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तब जिस अकाउंटिंग ईयर्स के लिए या फाइनेंशियल ईयर के लिए जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं उसका जो शुरुआत में कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दिया रहता है बिगनिंग में, उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होता है, रिसिप्ट होता है या फिर पेमेंट होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास बैंक में या कैश बैलेंस बचता है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, उसको लिख करके इस अकाउंट को समाप्त किया जाता है। ठीक है, अब कैसे इसका फॉर्मेट होता है वो आगे बात करेंगे हम। कह रहा है कि रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट को लिखा जाता है एंड अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को लिखा जाता है। एवरी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर capital or revenue in nature, or whether it relate to the current year, previous year and next year। कह रहा है कि इसमें उन सभी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को लिखा जाता है जो अकाउंटिंग ईयर में करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर रिसिप्ट होता है तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट होता है तो पेमेंट साइड में। इट इज मेंटेन ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर इसको मेंटेन किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है एज इट डील विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, क्योंकि ये कैश का ही रिसिप्ट और पेमेंट को डील करता है। ए फेयर आइडिया कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस अकाउंट अबाउट द कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन यानी कैश पोजीशंस को एक कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस अकाउंट अबाउट द कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के कैश पोजीशन क्या है उसके बारे में आइडिया लगाने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है या इस अकाउंट से पता लगाया जा सकता है। ए स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्पेसिमेन है
इज गिवन बिलो टू क्लैरिफाई हाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर, कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो वो आगे आएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड अकाउंट्स। यहाँ पर निम्नलिखित फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। पहला है, इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का समरी होता है। ठीक है, दूसरा है, इट स्टार्ट विथ द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से, एंड एंड विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस से ये समाप्त हो जाता है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट द कैश लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंसेस, इट इज कैरिड फॉरवर्ड। यानी ये अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस ये शो करता है कि कितना कैश अभी शेष है हमारे पास सभी खर्चाओं को पेड करने के बाद, और इसी कैश को फिर आगे साल ले जाया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर में है, ऑल द कैश रिसिप्ट्स आर शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं सबको इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो किया जाता है। वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो। लाइकवाइज ऑल कैश पेमेंट आर शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। इसी तरह से जितने सारे कैश पेमेंट होते हैं उसको इस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अब सिक्स्थ फीचर्स जो है इस अकाउंट का वो है, इट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये सभी रिसिप्ट और पेमेंट को शामिल करता है, वेदर दे आर रिलेटेड टू करेंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर पीरियड। जितने भी करेंट या पास्ट या फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उन सभी रिसिप्ट और पेमेंट्स को ये इंक्लूड्स करता है। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। ये नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता है, सच एज डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जिसको ये रिकॉर्ड नहीं करता है। इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स को भी इग्नोर करता है, उसको भी रिकॉर्ड नहीं करता है, बिकॉज इट इज द समरी ऑफ, बिकॉज इट इज द शो ऑफ समरी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ये कैश और बैंक बैलेंस का समरी शो करता है, इसलिए ये जो है ना, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या फिर एक्रूड इनकम्स है उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि अगर फॉर्मेट इसका बता दिया जाए तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसका नाम होगा तो नाम लिखेंगे, अदरवाइज नाम नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, किस अकाउंटिंग ईयर के लिए इसको प्रिपेयर किया जा रहा है उसका डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, जो भी डेट दिया होगा, जैसा मान लो अब ईयर एंडिंग होने का दो डेट हो सकता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन या तो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है या कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है। तो कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होता है और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। और हर एक ईयर्स का 2019, 20
तब ऐसे करके जो भी होगा ईयर का नाम लिखें। फिर इधर अकाउंट में 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहला जो कॉलम होगा लेफ्ट साइड में, उसको रिसिप्ट, फिर अमाउंट, फिर पेमेंट, फिर अमाउंट, यानी 2 अमाउंट का और 2 पार्टिकुलर्स, यानी जो पार्टिकुलर्स रिसिप्ट का होगा और पेमेंट का होगा। तो लेफ्ट साइड में जो हम लिखेंगे वो सारे रिसिप्ट होंगे। अब यहाँ बैलेंस बीडी है, तो बैलेंस बीडी अगर दिया है एक ही आइटम, सीधे कैश का बैलेंस दिया है तो उसको बैलेंस बीडी लिख करके हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। अदरवाइज if given two balances, cash balance or bank balance in the beginning of the year, then we have to record in this way. लिखेंगे टू बैलेंस डीडी, यहाँ डॉट देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कैश, फिर यहाँ पर लिखेंगे बैंक, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों में हो सकता है, और दोनों को इनर कॉलम में लिखकर या फिर आउटर कॉलम में भी सामने सामने लिख लेंगे, और ये इसके अंडर हेड में होता है, यानी बैलेंस बीटी के अंडर हेड में इसको दोनों को लिखेंगे, राइट। और ये अभी क्लियर नहीं होगा, तो जब क्वेश्चन कराएंगे उस समय भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, के सामने अमाउंट लिखेंगे, फिर डोनेशन, फिर एंट्रांस फी, एडमिशन फी, इंडोमेंट फंड, रिसिप्ट, इंटरेस्ट, रिसिप्ट जो भी रिसिप्ट होगा, सेल ऑफ एसेट, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, रेंट ऑफ क्लब हॉल, रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो, मिसलेनियस रिसिप्ट। जितने सारे रिसिप्ट होंगे वो सबको इधर लिखेंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड करता है ना। अब एक बात करते हैं, बार बार आ रहा है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो जितने भी रिसिप्ट होते हैं, रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, रिसिप्ट या पेमेंट जो होता है, ये दोनों दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर का, और दूसरा होता है कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब ये हो गया कि रिपीटिंग नेचर, ये रिपीट करता है, रिपीटिंग नेचर। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नेचर। अच्छा, नॉन रिपीटिंग नेचर को हम लोग एक और भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं रिक्यूरिंग नेचर। इसको बोलेंगे नॉन रिक्यूरिंग नेचर, नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग का मतलब हो गया आवर्ती या गैर आवर्ती। मतलब इसको बोलते हैं आवर्ती प्रकृति, और इसको बोलते हैं गैर आवर्ती प्रकृति। गैर आवर्ती प्रकृति। तो ये गैर आवर्ती प्रकृति क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनावर्ती, अनावर्ती प्रकृति, ठीक है। मतलब इसका हिंदी होता है आवर्ती प्रकृति और गैर आवर्ती प्रकृति। इसको हम समझेंगे क्या, यानी आवर्ती प्रकृति होता क्या है, ठीक है। रिक्यूरिंग नेचर होता क्या है, तो बार बार आने वाला कोई आइटम्स होगा जो बार बार आने वाला होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कौन चीज, रिपीटिंग नेचर का आइटम, जिसको हम लोग अगर रिसिप्ट होगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा होता है बार बार नहीं आने वाला, ठीक।
तो अब यहाँ देखिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये एक्चुअली में है क्या, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो रेवेन्यू नेचर का अगर लास्ट में देखते हैं तो ये रिपीटिंग नेचर है, यानी रिपीटिंग का मतलब रिपीट होने वाला, और रिक्यूरिंग मतलब बार बार आने वाला। नेचर का जो भी रिसिप्ट या पेमेंट होगा उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू पेमेंट बोलेंगे। उसी तरह से कैपिटल नेचर का मतलब हो गया नॉन रिपीटिंग नेचर, जो बार बार नहीं आने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर को अगर हम एक साल में जिस वर्ष में आप खरीदते हैं उसी फर्नीचर को फिर दोबारा से नहीं खरीदते हैं, बिकॉज हमारा जो फर्नीचर का नीड्स होता है वो एक अकेला आकर के फुलफिल कर दिया रहता है। ठीक है, उसी तरह से फिर हम कई साल तक उसका यूज करते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है अगर रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो उसी को नहीं खरीदते हैं, उसके बदले में कोई और खरीदते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का रिसिप्ट और पेमेंट। खरीदते हैं तो पेमेंट करेंगे और बेचते हैं तो रिसिप्ट होगा। तो बार बार नहीं आने वाले नेचर का जो भी होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर करते हैं। ये तो बोले हैं कि भाई जो फर्नीचर है, जिस फर्नीचर को खरीद लिए उसको फिर दोबारा नहीं खरीदेंगे, वो कई साल तक हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट रहेगा, यूजेबल होगा, यूज करते रहेंगे। फिर उसी तरह से रेवेन्यू नेचर का जो आइटम्स होगा उसको कैसे समझेंगे। तो इसमें मान लो एक स्टेशनरी परचेज करते हो, स्टेशनरी मतलब लेखन सामग्री, मतलब एज एग्जांपल मान सकते हैं कि पेन आप खरीदते हो, तो पेन एक बार खरीद लिए तो अगर ज़्यादा लिखते हैं तो पेन तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसका इंक फिर से दोबारा पेन खरीदना पड़ता है, फिर ज़्यादा लिखेंगे फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से इसको बार बार रिपीट हो रहा है, जब जब खत्म होगा खरीदना पड़ेगा। और एक पेन तो है नहीं कि हाँ साल एक साल चल जाएगा। तो इस तरह के जो एक्सपेंस हो गए परचेज करने में, उस एक्सपेंस को हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहेंगे। या इस तरह का कोई इनकम भी होगा जो बार बार आने वाला इनकम होगा तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट का अंतर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज था, क्योंकि इस साइड में रिसिप्ट साइड में हम एक कहें कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम बोले हैं बैलेंस, एक कैश बैलेंस दिया हो तो बैलेंस बीडी लिख कर लिख सकते हैं, या दो दिया होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो दोनों को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी लिखकर अंडर हेड कर देंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, दोनों का अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद ये सब को छोड़ते हैं, तब इन सब के बदले में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑल रिसिप्ट, ऑल receipts are recorded in this side। ठीक है, वाट एवर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, वाट एवर कैपिटल नेचर और एंड रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का है, आपको इस साइड में लिख देंगे। सेम उसी तरह से जितने भी पेमेंट होंगे सारे पेमेंट को इस साइड में लिखेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर कौन चीज का हो, रेवेन्यू नेचर का हो। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इस अकाउंटिंग, इस पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कोई रिसिप्ट हुआ है जो पिछले ईयर से रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर से, या फिर करेंट ईयर से, या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सबको रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश में रिसिप्ट हुआ है तब, या पेमेंट हुआ है तब। ठीक है, ये नहीं कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का तो रिकॉर्ड करेंगे,
बट किसी पिछले और अगले ईयर का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी रिसिप्ट होगा, चाहे वो पिछले साल से रिसिप्ट पिछले साल का हो या करेंट ईयर का हो, यानी तो चालू वर्ष है उस वर्ष का हो या फिर अगले वर्ष का हो, जिस भी वर्ष का पैसा है, कैश जो है, अगर रिसिप्ट हो रहा है या फिर पेमेंट हो रहा है, तो उसको हम इस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये हो रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पर जैसे सैलरी एंड वेजेस पेमेंट करेंगे, पेमेंट साइड में रेंट पेड करेंगे, पेमेंट साइड में ऑफिस एक्सपेंस होगा, पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, पेमेंट साइड में टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ एसेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज एंड पेपर मैगजीन, न्यूज पेपर एंड मैगजीन, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। अंत में जो होगा बैलेंस हमारा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो यहाँ शो करेंगे। अगर दिया है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। जितना सारा रिसिप्ट हुआ यहाँ लिख लिए और जो भी पेमेंट हुआ यहाँ तक वो सब पेमेंट को लिख लिए। ठीक है, सारे पेमेंट को लिख लिए। अब यहाँ पे देखना है कि ये बैलेंसिंग यानी लास्ट में कितना कैश बचा है ये नहीं पता है, तो इधर का टोटल कर लिए और टोटल करने के बाद यहाँ लिखे और इन सब को जो भी हम पेमेंट किए इन सब को जोड़कर इसमें से घटा देंगे टोटल में से, तो ये हमारा निकल जाएगा कौन चीज, बैलेंसिंग फिगर से कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस। राइट, तो ये हमारा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये नेक्स्ट डे को स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट डे को क्लास लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।